वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। डोनाल्ड ट्रंप का एक हफ्ते पहले का बयान मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ दोबारा जंग नहीं होगी जब तक ईरान अमेरिकन अफवाज पर हमला नहीं करता। और कल रात अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर तबाह किया गया, जिसके बाद हमने देखा कि पायलट सेफ रहे और ख़ुद को रेस्क्यू करने में कामयाब रहे। और बताया ये जा रहा था कि यह हमला ईरानी ड्रोन ने किया है, जबकि ईरानी हुकूमत इस हवाले से तहकीकात कर रही है। एक वो वक्त था जब डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को ईरान पर हमले से रोक दिया था और कहा था कि सब्र का मुजाहरा करें। और आज का वक्त है कि जब एक बार फिर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है, कई मिसाइल दागे गए हैं। और बताया ये जा रहा है कि जो हेलीकॉप्टर तबाह किया गया था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस यानी ईरानी हुदूद में आ गया था, जिसके बाद हमने देखा कि पासदारान इनकलाब ने ड्रोन एक्टिव किया और इस हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया। एक बार फिर हम देखेंगे कि तेल की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा। साथ ही ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने यह भी कहा है कि अगर कोई खुद को महफूज करना चाहता है तो वो मशरिक वस्ता से चला जाए, यानी कि जो अड्डे अमेरिका के मौजूद हैं वो यहाँ से चले जाएं। अब बात यह है कि एक बार फिर खलीजी ममालिक में हम देखेंगे कि कशीदगी में इजाफा होगा। साथ ही अमेरिका ने रडार सिस्टम, टेली कम्युनिकेशन टावर को भी तबाह किया, जिसके बाद कुवैत और बहरीन में मौजूद हवाई अड्डों को भी निशाना बनाया गया है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया कि हमने अपने तबाहशुदा हेलीकॉप्टर का जवाब दे दिया है और अब दोबारा ईरान के साथ मुज़ाकरात होंगे और जल्द मुज़ाकरात तय पा जाएंगे। जबकि ईरान की फॉरेन पॉलिसी ये बता रही है कि अगर इसी तरीके से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी होती रही तो फिर ईरान का मुआहिदा करना मुश्किल हो जाएगा। जबकि इसराइल ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि लेबनान पे हम अपने हमले जारी रखेंगे। और मुआहिदे से पहले ही जब इस मुआहिदे की बात हो रही थी कि कुछ निकात पे डिस्कशन होगी और अमेरिका और ईरान एक पेज पर आ सकते हैं, तो पहला वो क्लॉज था जिस पे ईरान ने वाज़ेह कह दिया था कि तमाम फ्रंट्स पे मुकम्मल सीज फायर होनी चाहिए इंक्लूडिंग लेबनान। अगर इसी तरीके से लेबनान पे अटैक होता रहेगा तो एक बार फिर ईरान जो है वो इसराइल पर हमला कर सकता है। इससे पहले हमने देखा था कि हिजबुल्लाह रिटेलिएट करता रहा, हमलों का जवाब देता रहा। लेकिन कुछ दिन पहले की अगर खबर हम डिस्कस करें, जिस पर हमने प्रोग्राम भी किया था, कि ईरान ने 10 या गालिबन 20 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो इसराइल पे दागे थे। और अब यूं लग रहा है कि एक बड़ी जंग जो है वो दोबारा शुरू हो सकती है। लेकिन साथ ही जो हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है उसकी मालियत जो है वो डॉलर्स में है और अमेरिका को जो है अब इससे खासा नुकसान भी पहुंच रहा है। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड जाज मलिक साहब, इनके हमरा हैं डॉक्टर हमीद अल मशरकी, अजीम सब्जवारी ने भी हमें ज्वाइन किया है सहाफ़ी तेहरान से। आप तीनों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं एजाज साहब का। एजाज साहब, एक बार फिर कशीदगी हो रही है दोनों ममालिक के दरमियान और अमेरिका का अपाशी हेलीकॉप्टर तबाह कर दिया गया और इस वक्त ईरान का बयान मौजूद है कि हम तहकीकात कर रहे हैं कि आखिर ये हमला क्यों हुआ। देखिए, ये यकीनन एक तशवीशनाक बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे मुज़ाकरात के अमल पे कोई फौरी असर नहीं होगा और मुज़ाकरात अपनी जिस पेस पे ऑलरेडी चल रहे हैं उसी तरह चलते रहेंगे और अपनी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। क्योंकि मुज़ाकरात के नतीजे में जिस अमन के दुनिया मुतलाशी है वो अमेरिका भी उसके लिए डेस्परेट है और ईरान भी ये चाहता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक जो स्पॉइलर इजराइल है जी, वो और उसका रोल जो है वो हमेशा से गैर यकीनी है। और वो इवन अगर मुज़ाकरात के नतीजे में एक हिकमत अमली बन जाए, एक मुआहिदा हो जाए, तो फिर भी इजराइल का वो जो एक स्पॉइलर रोल है वो उसकी तलवार उस फ्रेजाइल अमन मुआहिदे पे लटकती रहेगी। अच्छा एजाज साहब, जो हेलीकॉप्टर तबाह किया गया है जदीद तरीन था और साथ ही ये बताया जा रहा है कि ईरानी ड्रोन ने जो है वो इस हेलीकॉप्टर को तबाह किया है। तो ईरान की भी एक सलाहियत है, दिफाई सलाहियत, जो अब उभर के सामने आ रही है, खित्ते में से डिस्कस किया जा रहा है और फिर अमेरिका के भी जो नुकसानात है वो भी सामने आ रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि अगरचे सारे इक्विपमेंट जो इस्तेमाल हो रहे हैं प्लेटफॉर्म के बड़े एक्सपेंसिव हैं, लेकिन
एक्सपेंसिव होना या इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस वो कोई बड़ी बात नहीं है। अमेरिका के लिए वो बहुत ज़्यादा उनका एक बजट होता है जो दुनिया भर में वो कॉन्फ्लिक्ट्स में और अपनी फोर्स प्रोजेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं और दरअसल मैं समझता हूँ कि वेस्ट करते हैं। लेकिन असल चीज़ जो है वो उनकी एक मिलिट्री माइट की जो प्रेस्टीज है वो जो नुकसान है वो ज़्यादा बड़ा है। और इस पूरी जंग में असल जो डैमेज हुआ है वो अमेरिका का सोल सुपर पावर स्टेटस और उनका वो घुमांड या गुमान कि वो दुनिया में जहां चाहें जब चाहें जितनी फोर्स से वो किसी भी मुल्क को एंगेज करके उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, रात के अंधेरे में ये बताया जा रहा है कि अपाचे हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया गया और ईरान ने जो है वो इस ड्रोन हमले से इसे तबाह किया। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को कह रहे हैं कि रुक जाओ, सब्र का मुजाहरा करो और ईरान पे हमला नहीं करो, ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना चाहिए। और दूसरी जानिब हमने देखा कि तेहरान, इस्फहान और दीगर सूबों में भी जो है वो कल रात अमेरिका ने हमला किया। जी बिल्कुल, बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ मुआहदा करना दोनों के लिए नागुज़ीर है, दोनों के लिए मैं समझता हूँ कि हर गुजरते दिन के साथ इकोनॉमिकल डैमेज हो जाए, पब्लिक प्रेशर हो जाए और दुनिया के जहाँ हालात चले गए हैं उस सारी सूरत हाल में सूरत हाल तो बहुत ख़राब है। लेकिन एक चीज़ हमें समझ नहीं होगी वो ये कि ईरान ने बार बार ये कहा कि चूंकि इसराइल ने लबनान पर मुसलसल जंग जारी रखी हुई है, लबनान में 3 मिलियन से ज़ायद लोग बेघर हो गए हैं, जनूबी लबनान का मीलों मुरब्बा इलाका कब्जे में कर लिया, उसके बाद 3000 से ज़ायद लबनान के लोगों को शहीद कर दिया है पिछले सिर्फ 60 दिनों के अंदर अंदर, और उसके बाद किसी भी तरह की कोई भी जंग बंदी की वो एहतराम नहीं कर रहा। जिसके बाद ईरान की तरफ से बार बार ये मौक़िफ़ आया कि मुज़ाकरात के अंदर मुआहदे अंदर बात हुई थी वो बड़ी वाज़ेह थी कि हर हालत में इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा कि इसराइल जो है वो मज़ीद कार्रवाइयाँ ना करे। अब जो सूरत बनी हुई है उसके अंदर ईरान ने, आपने देखा कि इसराइल पे भी हमला किया उस अलामती तौर पर और कुवैत पर भी, और फिर उसके बाद ये जो अपाची हेलीकॉप्टर का इंसिडेंट है इसको इसराइल तो ईरान तो ऑन नहीं कर रहा। ईरान तो बड़ा वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि जी अभी हमने तहकीक कर दी है, हमने कोई जान के नहीं किया। सो ऐसे लग रहा है कि वही जो बात अभी एवीएम साहब कर रहे थे कि जो इसराइल का जो स्पॉइलर का कैरेक्टर है वो दोबारा कहीं ना कहीं एक्टिवेट है और उसने कहीं पर ये इस चीज को कहीं फॉल्स फ्लैग किया है या कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए, वैसे ही जैसे जंग के शुरू में सऊदी अरब की रिफाइनरी पर इसराइल की तरफ से हमला हुआ, इल्जाम ईरान पर डालने की कोशिश की गई, ईरान ने फौरन उसको डिनाई किया और सैटेलाइट इमेजेस आए चाइना से जिन्होंने साबित किया कि लेकिन यहाँ एक अहम सवाल ये भी है, वो हम एजाज मलिक साहब से पूछेंगे, लेकिन पहले आपसे पूछ लेते हैं कि ये जो फ़िज़ाई हमले किए गए हैं, कई मिसाइल दागे गए हैं अमेरिका की जानिब से, तो आखिर किसकी सरजमीन को इस्तेमाल किया गया है? क्योंकि हमने देखा कि ईरान ने भी भरपूर रिटालिएट किया, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन। देखिए बड़ा वाज़ेह तौर पर ईरान की तरफ से एक मौक़िफ़ है कि वो ममालिक जो अमेरिका को अब अपने फौजी अड्डे इस्तेमाल नहीं करने दे रहे या रोक रहे हैं या लाताल्लुकी कर रहे हैं, जैसे सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, उनके खिलाफ ईरान ने कोई अब अटैक नहीं किया। लेकिन चूंकि अभी भी यूएई, कुवैत और बहरीन की सरजमीन पर जो अड्डे हैं वो फुली एक्टिव है और अमेरिका उनका भरपूर फायदा उठा रहा है, इसलिए ईरान सिर्फ उन अड्डों को टारगेट कर रहा है और वो उनको एक लेजिटिमेट टारगेट समझ के टारगेट कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हर गुजरते दिन के साथ अरब ममालिक की जो अमेरिका के लिए हमायत है या साथ देने की कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है और खित्ते में आखिर में ऐसे लग रहा है जैसे इसराइल और अमेरिका और ज़्यादा से ज़्यादा यूएई साथ रह जाएंगे, बाकी ममालिक जो हैं वो अमेरिका का साथ छोड़ने पर मजबूर होंगे। उनके इकोनॉमिक जॉर्डन भी जो है वो इसराइल के साथ लंबे अरसे तक रह सकता है, इस वक्त जॉर्डन के भी बड़े अच्छे ताल्लुकात इसराइल से। बिल्कुल, जॉर्डन का तो ये ना कि जो किंग अब्दुल्ला हैं जो उनके वो हमेशा से इसराइल प्रो रहे हैं, इसीलिए आपको याद होगा कि जब जून में भी हमले हुए थे तो जॉर्डन ने बाकायदा ईरान के मिसाइल्स इंटरसेप्ट करने शुरू कर दिए थे इसराइल पहुंचने से ही पहले। सो जॉर्डन और इसराइल का तो ये एक बहुत पुराना एक ताल्लुक सा नजर आता है जो कि मैं समझता हूँ कि बड़ा काबिल अफसोस है और बहुत सारी चीजों को दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। बस एक छोटा सा पॉइंट कहूंगा वो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका भी
بھی چاہتا ہے کہ یہ دونوں ایک ایک بار وہ جو ہوتے ہیں نا ہم ایک ایک بار اپنا زور سا دکھا کے دوبارہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئے اور فوری طور پر کوئی فائنل ایگریمنٹ ایم او یو کی طرف آئیں تاکہ دنیا کے اندر جو سخت بے چینی ہے 1 ارب بیرل سے زیادہ تیل جو ہے وہ دنیا کے دفاعی جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں اس سے خرچ ہو چکا ہے. سو صورتحال جو ہے اگر جنگ نہیں بند ہوتی ہے تو آئندہ چند دنوں میں پیٹرول کی کرائسس, فوڈ کے کرائسس اور بہت سارے کرائسس آتے نظر اور آ رہے ہیں. حالیہ دنوں میں ہم نے بھی دیکھا تھا کہ اسرائیل نے جو ہے وہ ایران کی پیٹرو کیمیکل تنصیبات پہ جو ہے وہ حملہ بھی کیا تھا. اعجاز صاحب, اگر یہ فالس فلیگ آپریشن ہے اور کیونکہ ایرانی حکومت نے کہا ہے کہ ہم اس کی تحقیقات کر رہے ہیں, تو امریکہ کے پاس تو بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے, وہ تو یہ پتہ لگا سکتا ہے کہ آیا یہ جو ہیلی کاپٹر ہے, اپاچی ہیلی کاپٹر, اسے ایران نے گرایا ہے یا پھر اسپوائلر موجود ہیں اسے تباہ کرنے کے لیے. جی میرے خیال میں اگرچہ امریکہ کے پاس آئی ایس آر جس کو ہم انٹیلیجنس سرویلنس اور ریکانیسنس کیپیبلٹی کہتے ہیں وہ بہت اچھی ہے, لیکن اگر ان کو یہ علم ہو بھی جائے یا ان کے پاس ایسی کوئی کریڈیبل انٹیل ہو کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے تو وہ کبھی بھی اس طرح سے اس کو پروجیکٹ نہیں کریں گے یا اس کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے, کیونکہ بہرحال انہوں نے کسی بھی سینسٹیو معاملے میں ہمیشہ وہ اسرائیل کی طرف ان کا جھکاؤ ہوتا ہے. یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب ایران اپنے یا چائنیز جو سیٹلائٹ امیجری ہے اس سے, جس طرح پہلے سعودی عرب میں ہونے والے جو ارامکو کے اٹیک تھے اس کی کریڈیبل انفارمیشن دی تھی تو اس کو کسی نے پھر کنٹیسٹ نہیں کیا تھا. تو اسی طرح کی کوئی کریڈیبل انفارمیشن اگر ایران پریزنٹ کرتا ہے تو پھر یہ بات ہش اپ ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی تعدیبی کاروائی ہو یا مزید کوئی بات ہو. اسی لیے آپ دیکھیے نا کہ امریکہ نے فوراً ہی ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ جی جو ہو گیا اس کو بھول کر ہمیں فوراً مذاکرات کی طرف لوٹ جانا چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں جو ہے وہ معاہدہ طے پا سکتا ہے, کیونکہ ایرانی دفتر خارجہ کا یہ بیان موجود ہے کہ اگر اسی طریقے سے سیز فائر کی خلاف ورزی کی جاتی رہی تو پھر معاہدہ نہیں ہو پائے گا؟ نہیں دیکھیے, یہ جو بیان بازی ہے نا دونوں طرف سے, اگرچہ اس کا آغاز ہمیشہ وہ جو ہے لفظوں کی جنگ ہو یا کوئی وائلیشن ہو اس سیز فائر کی, وہ ہمیشہ سے انیشیٹ ہوتا ہے امریکہ کی طرف سے اور ایران اس پہ رسپونڈ کرتا ہے. یہ زیادہ تر اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو جو ہے دکھانے کے لیے یا اپنی پوزیشن کو ری ایزرٹ کرنے کے لیے اس طرح کا بیان دونوں طرف دیتی ہیں. اور ظاہر ہے ایز اے ساورن اسٹیٹ اور ایک ایسا ملک جو جنگ جیتنے کے بعد مذاکرات کی میز پہ آیا ہے, ایران کبھی بھی کوئی ایسا امپریشن نہیں دے گا کہ وہ اس وقت پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ نہیں ہے. تو باوجود اس کے کہ ان کو اکنامک لاسز ہیں اور ان کے لیے عام آدمی کی زندگی وہاں پہ بری طرح متاثر ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی وہ اپنی ریزیلینس شو کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. عظیم سبزواری نے ہمیں جوائن کیا ہے, صحافی ہیں تہران سے. بہت شکریہ عظیم آپ کے وقت کا. بہت شکریہ آپ کا بھی پروگرام میں. عظیم میں آپ کو سن نہیں پا رہی ہوں. خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. جی بتائیے. جی خدیجہ. ٹھیک ہے عظیم, یہ بتائیے گا کہ کل رات ایک بار پھر امریکہ نے ایران پہ حملے کیے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ 20 مختلف جگہوں پہ یہ حملے کیے گئے ہیں. اس وقت ایران کی کیا سچویشن ہے, جبکہ ایران نے خلیجی ممالک کے کئی اڈوں کو نشانہ بھی بنایا ہے؟ چاہوں گا کہ یہ بات کلیئر کر دوں جی کہ عظیم آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میں آپ کو سن پا رہا ہوں. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک
ٹھیک ہے عظیم، ہم آپ کو سن نہیں پا رہے، آپ سے دوبارہ جو ہے وہ رابطہ کیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ہم بات کر رہے تھے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایرانی وزیر خارجہ نے ترکیہ کے وزیر خارجہ سے بھی گفتگو کی اور سعودیہ کے وزیر خارجہ کو بھی آن بورڈ لیا، اس حملے کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ بھی کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی اگر بات کی جائے تو وہ اس وقت یہ کہا جائے کہ اسرائیل کی پاکٹ میں ہے تو غلط نہ ہوگا، جارڈن کے بھی اچھے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ۔ اس سچویشن کو اگر دیکھا جائے، اس پورے خطے کو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ خلیجی ممالک میں ایک بار پھر جنگ چھڑ سکتی ہے یا دوبارہ اس جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے جو 1 ماہ پہلے جو سچویشن چل رہی تھی؟ جی ختیجہ، دیکھیے میں تو بار بار یہ بات کہتا آ رہا ہوں 8 اپریل کے سیز فائر سے لے کے آج تک کہ یہ جو جنگ جو سیز فائر ہے یہ بہرحال ایک سلگتی ہوئی چنگاری ہے جو کسی بھی وقت آتش فشاں کا روپ دھار سکتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ایک صورتحال بڑی خطرناک ہے۔ اسرائیل کا کوشش ہے کہ ہر حالت میں خطے میں بہت بڑی جنگ لگے جس کے نتیجے میں وہ اپنے گریٹر اسرائیل کے ایمز کو پورا کرے۔ آپ دیکھیے کہ پوری دنیا کی توجہ پچھلے 1.5 ماہ سے امریکہ اور ایران کے معاہدے کی طرف تھی، جبکہ اسی کے درمیان اسرائیل نے اپنی بربریت جاری رکھی۔ ایران لبنان پر 3,000 لوگوں کو شہید کر دیا، ویسٹ بینک میں سینکڑوں لوگوں کو شہید کر دیا، غزہ میں سینکڑوں لوگوں کو شہید کر دیا۔ دنیا میں اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی کیونکہ دنیا کی توجہ جو ہے وہ اسرائیل نے کامیابی سے دوسری طرف پہ ڈائیورٹ کروائے رکھی۔ ابھی بھی اسرائیل یہی چاہتا ہے کہ خطے میں کسی نہ کسی طرح عرب ممالک اس جنگ کی آگ میں جھونک دیے جائیں اور اس کے بعد پھر اسرائیل اور امریکہ بیٹھ کر تماشا دیکھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی طرف سے آج ایک بڑا اچھا سٹیٹمنٹ آیا کہ امریکہ اور اسرائیل اس میں ناکام ہو گئے ہیں کہ اس جنگ میں عرب ممالک کو ایران کے مد مقابل کھڑا کر سکیں، اور یہ اسی وجہ سے اس میں پاکستان کا بڑا کردار ہے، فیلڈ مارشل صاحب کا بڑا کردار ہے کہ انہوں نے اپنے جو دوست ممالک ہیں ان کو روکے رکھا اور دونوں طرف سے ایک طرح سے میڈییشن کا رول ادا کیا۔ ایک تو بڑے لیول پہ پاکستان کا میڈییشن کا رول ہے نا جو پوری دنیا کے سامنے ہے ایران امریکہ کے معاہدے کی شکل میں، ایک میڈییشن کا رول پاکستان نے ایران اور سعودی عرب اور قطر اور ان کے درمیان جو بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگز ہے اس کو کور کرنے کے لیے بھی کیا ہے۔ اور آج بھی اگر صورتحال میں سعودیہ نے ایک طرح سے اس جنگ سے پیچھے ہٹ گیا ہے، لا تعلقی کی طرف چلا گیا ہے، قطر بھی، اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کا وہ کردار ہے جس میں پاکستان عرب ممالک اور ایران دونوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہے۔ ایران کی بھی پالیسی ہم دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ایران نے بھی سعودیہ پہ ریٹیلیٹ نہیں کیا۔ فیلڈ مارشل کے دورے کے بعد ہم نے دیکھا کہ سعودیہ پہ کوئی حملہ نہیں کیا گیا۔ جی ختیجہ، بالکل ایسے ہی ہے۔ مقصد صرف یہی ہے کہ خطے کے اندر آپس کی لڑائی کسی طرح بھی نہ شروع ہو، جو کہ اسرائیل اور امریکہ کا بیسک ایم ہے۔ کہ جی ایک بار آپ کو یاد ہوگا کہ عراق کی جنگ کے نتیجے میں کس طرح عرب ممالک کو اور ایران کو آمنے سامنے کھڑا کیا گیا، کہ عراق کے مقابلے میں کویت اور باقی ممالک کو کس طرح نیٹو اکٹھی ہو گئی۔ سو ہسٹری بڑی ڈیفیکلٹ ہے، بڑی تکلیف دہ ہے۔ سو ابھی اگر عرب ممالک اور ایران دونوں، میں سمجھتا ہوں، فہم و فراست کا جس طرح ثبوت دے رہے ہیں، اس سے اسرائیل اور امریکہ کو بڑی مایوسی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ چیز ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ خطے میں امن جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی جو بات بنیادی ہم سمجھتے ہیں وہ یہ کہ امریکہ یہ ہاری ہوئی جنگ ٹیبل پہ جیتنا چاہ رہا ہے اور ایران جیتی ہوئی جنگ ٹیبل پہ ہارے گا نہیں۔ سو دونوں ممالک کو سمجھنا ہوگا، دونوں طاقتوں کو، کہ یہاں ون ون کی سچویشن سے زیادہ فیس سیونگ کی سچویشن ہوگی، اور ایران بھی فیس سیونگ لے گا، اور امریکہ کو بہت زیادہ فیس سیونگ چاہیے اپنی پبلک کے آگے مڈ ٹرم الیکشن ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، پوری دنیا میں کرائسس ہیں، اسٹاک ایکسچینج کریش کر رہی ہیں، صدر ٹرمپ کی پاپولیرٹی جو ہے وہ تاریخ کی بدترین سطح پہ ہے، صدر ٹرمپ کے لیے صدارت برقرار رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایران میں رجیم چینج کرتے کرتے خود امریکہ میں رجیم چینج ہونے کے آثار نظر آ رہے ہیں، اسرائیل میں نیتن یاہو کے ہاتھ سے اقتدار پھسلتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ جیل میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی وہ باز تو نہیں آ رہے ڈاکٹر صاحب، لبنان پہ بھی جو ہے وہ حملے جاری ہیں۔ ختیجہ نیتن یاہو کا سروائیول ہی جنگ میں ہے، اس کی کوشش ہے کہ اپنی عوام کو، جو وہ مودی کی پالیسی ہوتی ہے کہ جنگ کے بہانے اپنا ایک انگیج کیے رکھتے ہیں اپنی پبلک کو، نیتن یاہو اور مودی کی آئیڈیالوجی ایک جیسی ہے کہ اپنے عوام کو بیوقوف بنا کر، مس گائیڈ کر کر، جنگ کی آگ میں جھونک کر اور دنیا کو خطرناک ترین صورتحال سے دوچار کیا جائے، صرف اپنے ذاتی سروائیول کے لیے، اپنے پولیٹیکل بقا کے لیے، جو کہ بدترین صورتحال ہے۔
बिल्कुल ठीक है। एजाज साहब, यूरेनियम के मामले पे कई बात हुई, कई बहस हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया कि इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। ईरान ने कहा कि हमें न्यूक्लियर पावर बनना ही नहीं, हम हथियार बनाना ही नहीं चाहते। फिर ये खबर भी आई कि इसे कहीं और मुंतकिल किया जा सकता है, रूस मुंतकिल किया जा सकता है, दीगर ममालिक। लेकिन इस हवाले से अब कोई बात नहीं कर रहा। डोनाल्ड ट्रंप भी सिर्फ एक ही बात के ऊपर बज़िद हैं कि जल्द मुआहिदा हो जाएगा, जल्द मुआहिदा हो जाएगा। लेकिन मुआहिदा किन बातों पर होगा, किस निकात पे होगा? क्योंकि ईरान की जानिब से तो कह दिया गया है यूरेनियम पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम किसी और मुल्क से मुंतकिल नहीं करेंगे, अलबत्ता हमें जौहरी हथियार नहीं बनाने। देखिए, ईरान की तरफ से 4 ऐसे बुनियादी नुकात हैं जिसके ऊपर उनका बड़ा आप कह लीजिए कि मजबूत स्टांस है, उस पर वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। पहला उसमें से न्यूक्लियर जो है अफसूदगी, यूरेनियम की एनरिचमेंट वो है। अगरचे 2015 में ईरान ने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, फिर शहीद आयतुल्ला ने उस पर फतवा भी दे दिया था, लेकिन अब जंग के बाद ईरान की लीडरशिप ये समझने में हक बजानिब है कि अगर वो अपना प्रोग्राम बिल्कुल अबेंडन कर देते हैं तो फिर उनके लिए अपनी सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी। तो उनके अंदर एक नई हम विगर और एक नया जो है रिवाइवल देखते हैं विद इन आईए जो लिमिट्स हैं उसके अंदर रहते हुए वो अपनी कैपेबिलिटी को इंटैक्ट रखना चाहते हैं, ताकि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो वो एक फास्ट ट्रैक पे न्यूक्लियराइज भी हो सके। तो वो अपनी उस ऑप्शन को जो है उसको रिटेन करना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि ईरान जो पूरे खित्ते के लिए जिसको वो एक्सिस ऑफ सर्वाइवल कहते हैं, यानी जिसमें होतीज भी हैं, हिजबुल्ला भी है, उनका तहफ़्फ़ुज़ और सबके लिए एक मुस्तकिल सीज़ फायर चाहता है। तीसरी चीज़ जो अगरचे पहले जंग की वजह नहीं थी लेकिन अब वो जंग का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गया है कि ईरान किसी ना किसी तरह का एक कंट्रोल स्टेट ऑफ हुर्मुज़ पे रखने पे बज़िद है। और आखिरी बात यह है कि ईरान अपने जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो अमेरिका से वो लेने के लिए ईरान बिल्कुल उस पर डटा हुआ है। तो इन चारों चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के अलावा बाकी जो भी निकात हैं ईरान उसमें बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। इसीलिए अब हम मुआहिदे के करीब आपने बात की है एजाज साहब, इस पे ईरान ने कहा है कि हमारी खुद मुख्तारी को तस्लीम किया जाए। फिर उन्होंने कहा कि वो टैक्स या टोल की मद में जो है वो रकम भी वसूल करेंगे। लेकिन चाइना का भी इस पे बयान मौजूद है कि ईरान ऐसा ना करे, यानी कि जो पैसे लिए जा रहे हैं चाहे वो टैक्स हो या टोल हो या सिक्योरिटी की मद में, वो ना लिए जाएं। देखिए, चाइना इस सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन का या इस चैनल का एक बड़ा यूज़र है, लेकिन आप ये देखिए कि ओमान सपोर्ट कर रहा है जो कि इसका एक राइटफुल जिसका राइट ओनरशिप बनती है, और कतर ने बड़ा पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कतर के वज़ीर आज़म ने 2 हफ्ते पहले ये स्टेटमेंट दी थी कि ईरान अगर मुश्किल बुनियादों के बजाय एक टेम्परेरी टॉल ले ले तो वो कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन हम मुश्किल जो है इसको टॉल के लिए समझते हैं कि वो जाती होगी। और बहरहाल इसका मतलब ये हुआ कि ईरान की सवरेनिटी को तो अमेरिका के अलावा बाकी सब ममालिक जो स्टेक होल्डर हैं वो तस्लीम करते हैं। उसको मोनेटाइज करना और किस हद तक जाना, ईरान ने इसके बारे में कोई ख़त्मी बात नहीं की। वो यही कहते हैं कि हम डिसाइड करेंगे कि हमने किसको किस तरह से एक्सेस की। इसका मतलब ये है कि कुछ मुल्क जो हैं वो उनको फ्री एक्सेस होगी और कुछ मुल्कों पे वो अपना जो है टॉल जो है अप्लाई करेंगे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि ईरान से जल्द मुआहिदा होगा, हमारा जो हेलीकॉप्टर तबाह हुआ हमने उसका बदला ले लिया। एक तरफ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ईरान की जानिब से बंद है, ऊपर से अमेरिका की भी नाकाबंदी मौजूद है। क्या समझते हैं आप कि इन दिनों में कुछ रिलैक्सेशन सामने आ सकती है और अमेरिका की जानिब से जो नाकाबंदी की गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की वो ख़त्म हो जाएगी?
देखिए खतीजा, मेरा ख्याल ये है कि जब तक अब मुआहदे की कोई फाइनल शक्ल नहीं आएगी, दोनों की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो सही। नॉर्मलाइजेशन की तरफ नहीं आएगी, एक चीज। दूसरी बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर जिस अंदाज में अमेरिका दोष और धमकी से चाह रहा है कि अमान सरेंडर कर दे और ईरान भी अपना राइट, तो बिल्कुल ईरान और अमान ने मिलकर एक, मैं समझता हूँ कि मैकेनिज्म तय कर दिया हुआ है। उस मैकेनिज्म के तहत कोई ना कोई एक टैरिफ के नाम पे, टॉल के नाम पे कुछ ना कुछ चार्जेस दिए जाएंगे। वो 10 साल के लिए होंगे, 20 साल के लिए होंगे, लेकिन वो एक मैकेनिज्म जो है, मेरा ख्याल है अब उसके ऊपर ईरान और अमान का भी एक मुश्तरका एक हिकमत अमली है और उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और एक चीज और है, देखिए अमेरिका को ये बात समझनी होगी कि ईरान का अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है, 3.5 लाख घर तबाह, प्रॉपर्टीज तबाह हुई हैं। उसके बाद ईरान के फ्रोजन एसेट्स हैं जो दहाइयों से फ्रोज हुए हैं। उसके बाद फिर ईरान ने जिस अंदाज में रिटेलिएट किया है, अपना पूरा इतनी बड़ी जारहियत को एक तरह से रोका है और दुनिया के सामने अपने आप को सर्वाइव किया है, तो फिर ईरान ये समझता है कि वो हक बजानिब है कि वो अपने नुकसानात के पूरा करने के लिए, अजाले के लिए कुछ अरसे के लिए आपने हरमुज का कंट्रोल हासिल करे और उसके सही। ऊपर टैक्स ले। और बहुत सारे ममालिक जो हैं, मैं अब देख रहा हूँ कि उसके ऊपर राजी होते भी नजर आ रहे हैं और वो सारे का ब्लेम जो है वो बहरहाल अमेरिका और इसराइल को देते हैं, जिन्होंने ये जंग शुरू की। उससे पहले आपदा हरमुज जो है वो किसी के लिए कभी भी मसला नहीं थी, कोई रुकावट नहीं थी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। इनके हमरा थे एजाज मलिक साहब, दिफाई तर्जाकार, आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।